ठीक है, तो आज भी हम लोग एनटीपीसी 2021 का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और देखो पेपर ये जो मैं आपको करा रहा हूं लगातार इतने पेपर, इससे आपको ये भी पता चल रहा होगा भाई जो पेपर का लेवल है। अब देखो आपको नहीं पता ना आपके पेपर में किस तरह के सवाल आएंगे, मतलब लेवल में डिफरेंस है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, एक ही लेवल के पेपर नहीं है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप जो पेपर दोगे वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको तैयारी जो सबसे टफ पेपर या फिर सबसे टफ सेट है उसके हिसाब से भी करनी है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हालांकि फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी होता है, तो अगर पेपर अच्छा रहेगा उसमें आप अच्छा किए तो आपके नंबर और बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 64 है और उनका जोड़ 20 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो संख्याएं अगर m और n है, इनका गुणा जो है वो 64 यानी कि 64 बताया गया है, और m प्लस n आपको बताया गया 20। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो भैया, कुछ भी मतलब करने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा एज्यूम करोगे, मतलब नंबर सोचने का आप प्रयास करिए कि ऐसे कौन से दो पेयर हैं जिनका गुणा 64 होगा जोड़ 20 होगा। तो 16 गुणे 4 होगा, यानी कि एक संख्या 16 हो गई दूसरी संख्या 4 हो गई। आपसे ही बोला भी गया है पहली संख्या दूसरी से बड़ी है, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 4:1 यानी कि 4:1 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 4:1 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और देखो कल बातचीत कर रहे थे तो कितने लोग उसमें मतलब जो है बस खाली ये पूछने आ रहे थे कि सर क्लास नहीं होगी क्या। जब क्लास होती है तो उसमें फिर क्लास में आएंगे नहीं और फिर बाद में कहेंगे सर हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, तो उसके कारण आप खुद होते हो। ठीक है, किसी और ने जाके आपका पेपर बिगाड़ा नहीं है। जगेश्वर, मानवेंद्र, अभिषेक, MK राजपूत, पूजा, कोमल, दिव्या, बहुत बढ़िया। यहां पे क्या दिया गया है 5a माइनस का 5a माइनस का 2b इक्वल टू 0, 4b माइनस का 5c इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा जा रहा है c और a का अनुपात क्या होगा। ठीक है, c और a का अनुपात आपसे पूछा गया है। अब देखो यहां पे आप क्या कर सकते हो भैया, सिंपल abc में आप अनुपात लिख लो। अब ये abc का अनुपात भी आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया है, इनडायरेक्ट आपको देखना पड़ेगा। कैसे, 5a इक्वल टू 2b होगा। एक को मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, बराबर 0 दिया गया है तो 5a किसके बराबर हो जाएगा आपका 2b के बराबर हो जाएगा। यहां से a बटे b आपका कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो ये आपका 2:5 आ गया। b और c के बाद मतलब बारे में बात करी जाए तो यहां पे आपका अनुपात क्या होगा 5:4 यानी कि 5:4 होगा। अब दोनों जगह ये बराबर है तो c और a क्या होगा भाई 4 और 2 ही हो जाएंगे। तो 4:2 का मतलब ये आपका कितना आ गया 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 2:1 आ गया। क्लियर। अब कई लोग जल्दबाजी में 1:2 बता दिए हैं मेरे भाई, 1:2 आपका गलत है। आपने पता a:c बताया है, आपको यही तो मैंने बता रखा है। कब आपको अलर्ट होना है, कब सावधान होना। चलो आपका आंसर मान लो 1:2 आया, लेकिन इसका उल्टा भी मौजूद है। तो आप एक बार प्रश्न को देखो, यहां पे c और a का रेशियो पूछा गया तो आंसर ये होगा, ये नहीं। ठीक है, ऐसे ही पेपर में सब कुछ सही करने के बाद मतलब सवाल आप सही बनाओगे, कंसेप्ट आप सही लगाओगे, बट आंसर आपका फिर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन मतलब बहुत कठिन तो नहीं था ना, था तो ये सिंपल ही सवाल, लेकिन आपने गलत किया ना। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। ए बी से 40% कम कुशल है। यदि बी ए हेलमेट 16 दिन में बना सकता है तो उसी हेलमेट को बनाने में ए को कितने दिन का समय लगेगा, बताइए। कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सॉल्व करके बताइए। ए बी से 40% कम कुशल है। यदि बी ए 16 दिनों में हेलमेट बना सकता है
भाई कम कुशल का मतलब क्या है, ए और बी की इफिशियंसी का अनुपात क्या हो जाएगा, 40% की कमी, यानी कि ए बी के 60% के बराबर काम कर रहा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो ये 5 ये 3 काम कर रहा है, या फिर आप ऐसे समझो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, तो 5 की अपेक्षा 5 के कंपैरिजन में वो 2 यूनिट कम काम कर रहा है, कौन, ए। ठीक है, तो इनकी इफिशियंसी आ गई। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, भाई बी के बारे में बताया गया है, बी 5 यूनिट काम करता है, 16 दिन में समाप्त करा, यानी टोटल आपका आ गया 80। अब बोला गया ए को कितना समय लगेगा, तो 80 यूनिट टोटल वर्क है, और ए पर डे 3 यूनिट काम करता है, तो हेलमेट बनाने में ए को कितना समय लग जाएगा, 80/3। ठीक है, 80/3 क्या होगा, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किसी ने 80/7 बता दिया, उन्होंने पता क्या किया, 80/7 वाले ने क्या किया ये भी सुन लो, इन्होंने ये जो है 7:5 लिख दिया। मतलब क्वेश्चन बस इन्होंने देखा 40% और उसको ज्यादा कुशल कर दिया। ठीक है भैया, देखो आप पता यहां से पता चल जाता आप क्या गड़बड़ी कर रहे हो। 2/5 है, बोला गया कम कुशल है, तो 5 पे 2 की कमी होगी, तो अगर ये 5 है तो ये 3 होगा। आपने ये गड़बड़ी करी होगी, आपने उसको, अब लेकिन पता क्या है, आप इसको अपनी गलती नहीं मानोगे। ठीक है, और ना तो ये सवाल अच्छा है, मतलब आसानी प्रश्न है, बट पेपर में अगर गलत हो गया, अब कैसा भी सवाल हो बट गलत तो हो गया, नंबर तो आपके ले गया। चलिए इसका आंसर बताइए, और सभी लोग फटाफट से सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, और क्लास में आप समय से आया करो। ठीक है, टाइमली आप क्लास को अटेंड किया करें। यदि 3 संख्याओं के एक समूह का औसत 29 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 13 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब क्या इसमें हम कंसेप्ट ऑफ एवरेजिंग लगाएंगे, नहीं भाई, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 3 संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा, 3 × 29। इसमें से 2 संख्याओं का औसत बताया गया, तो उनका जोड़ आप घटा दो, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा, 58 माइनस का 26, यानी कि आपका आ जाएगा 32। ये गलत कैसे आ रहा है, अच्छा 29 × 3, हमने 29 × 2 करा दिया था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहां पे आप गुणा कराएंगे, ये आपका यहां पे आ जाएगा 7, और ये आपका हो गया 8। इसमें से आप 26 माइनस कराओगे तो ये आपका 61 आ जाएगा, यानी कि 61 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 61। ठीक है, मैंने वहां पे 2 का गुणा कराया था, तो इस वजह से वो 58 आया था। क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है इसमें। ठीक है, और देखो ये सेट जो आज आप कर रहे हो, ये जिनको मिला रहा होगा वो मतलब आसान था, बाकी जो आपने सेट किए हैं। ठीक है, 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, बाद में यह देखा गया कि 2 प्रेक्षण 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, सही माध्य बताना है, यानी कि करेक्ट एवरेज आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो फटाफट से कैलकुलेट करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। बीस प्रेक्षणों का माध्य 50 है, बाद में यह देखा गया कि 2 प्रेक्षण 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है सही माध्य क्या होगा। आइए समझते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखो ध्यान से सुनना भाई, सही डाटा आपका क्या था, 13 और 24। इसको गलती से आपने क्या लिख दिया, इसको 31 और इसको 42 लिख दिया, तो ये आपका हो जाएगा 37 और ये आपका हो जाएगा 73। ठीक है, अब बताओ यहां पे कितने की कमी करनी पड़ेगी, बताइए भाई कितने की कमी करनी पड़ेगी, 36 की कमी। और किस लिए कर रहे हो भाई, जो आप गलती किए हो उसको सुधारोगे ना, मतलब गलत को आप सही बना रहे हो। कई लोग इसमें इसी वजह से परेशान रहते हैं कि चिन्ह कौन सा लेना है, कब प्लस कब माइनस, वो मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं, वो क्वेश्चन बता रहा है। हमें क्या करना है, गलत को सही बनाना है। तो 73 को 37 बनाने के लिए 36 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 36 घटाना पड़ेगा भैया। सही एवरेज यानी कि करेक्ट एवरेज आप कैलकुलेट कर लो, तो सही माध्य कितना हो जाएगा, यहां पे एवरेज आपको बताया गया औसत 50 है, तो माइनस का 36 बटे में आ जाएगा 20, तो ये आपका हो जाएगा 50 माइनस का 1.8। ठीक है,
कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 48.2 आ जाएगा, यानी कि 48.2 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 48.2 जो है आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब देखो, कम से कम जो आपको नंबर सिस्टम के सवाल देखने को मिले, आप ये देखो वो टॉपिक में आपने सब कवर कर रखा है। ठीक है, नंबर सिस्टम आज फाइनली जो है मेरे साइड से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, उसको कुछ दिन बाद कंपाइल करवा के एक 7-8 घंटे के, मतलब एक पार्ट में ही उसको बनवा के फिर अपलोड करवाऊंगा। ठीक है, तो ताकि जो है अगर कोई पढ़ना चाहे वो एक क्लास में ही पूरा कवर कर सके, मतलब एक क्लास में ही वो नंबर सिस्टम रहेगा। उसमें थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह होगी, बट वो उसमें टाइम लगेगा। अभी जिसको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप पढ़िए उसको। ठीक है, अब स्थानीय मान का अंतर पूछा गया। भैया 2 का स्थानीय मान क्या होगा बताओ। हमने क्या बताया था, इसके मतलब उसको छोड़ के सबको 0 बना लो। तो यहाँ पे 5 डाटा है, तो ये 5 के 5 क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। और 4 की बात करी जाए तो 4 के बाद 2 0 आएगा, इसको आप घटा दो। अगर जोड़ पूछा गया होता फिर तो बड़ा ही आसान हो जाता। तो यहां पे आपका आ जाएगा 199600। जल्दबाजी में गलती हो सकती है, पता चला जल्दबाजी में आपने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन किस लिए दिए गए, ये अगर आपसे इनके अंकित मान का अंतर पूछा जाता, भाई कई लोग होते हैं जल्दबाजी में, ठीक है, वो इनकी फेस वैल्यू का डिफरेंस बताने लग जाएंगे। किसी ने बताया तो नहीं था ऑप्शन नंबर बी या डी। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब देखो ये जो डाटा दिया गया है, इससे आपको क्या पता चलता है कि आपको वर्गमूल निकालने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, कि वर्गमूल कैलकुलेट कैसे किया जाए, क्योंकि बाई ऑप्शन करना आपके लिए यहां पे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेटर पेपर में आपको मिलेगा नहीं, इकाई अंक से आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो आप एक बार ट्राई करिए। अशोक जी आपका क्लास में स्वागत है भाई। और कुछ लोग मैं देखता हूं पूरी क्लास में बात करते रहते, बात करते रहते। भैया सुधर जाओ, है क्या करके मानोगे। तो यहां पे आपका क्या दिया गया है 142। आपको यहां पे मैं बताऊंगा वर्गमूल कैसे कैलकुलेट करते हैं। 142 और 884 आपका ये हो गया। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है इसका वर्गमूल कितना होगा, कैलकुलेट करके बताएं। हाँ, क्लास में इमोजी पर ज्यादा ध्यान नहीं भाई, पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, कई लोगों ने कैलकुलेटर से चेक करा लिया हुआ है किसका वर्ग आ रहा है। आइए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भाई वर्गमूल कैसे कैलकुलेट करते। देखो आपको क्या करना, दाहिने तरफ से, ध्यान से सुनना मेथड, दाहिने तरफ से 2-2 का पेयर बनाओ। अगर हमें क्यूब रूट कैलकुलेट करना होता है तो 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। आपने क्या किया, दाहिनी तरफ से 2-2 का पेयर बनाया। ठीक है, अब उसके बाद कौन सी कैलकुलेशन होगी ये आप समझिएगा। देखो आपको क्या करना है, 14 ये किसके परफेक्ट स्क्वायर के पास में, मतलब किससे ज्यादा, 3 का वर्ग 9। ठीक है, तो 3 का वर्ग 9 होता है, आपने लिखा मतलब 3 गुणे 3 9 है। और इधर आप इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हुए चलोगे, इसमें से 9 घटाओगे, यहां पे बचेगा 5। ध्यान सुनना अब, और यहां पे आपका आ गया 5 to 8, ये चला गया था 3 बार। अब देखो क्या होता है, जो डाटा आप यहां लिखोगे ना उसी का गुणा भी कराना है। जैसे अगर मैं 4 लिख रहा हूं, मतलब 4 गुना है कि नहीं। अब आप खुद सोचो, 5 लिखोगे 5 गुना तो हो ही जाएगा ना। लगभग में कैसे देखते हैं, 60 गुणे 6 360। ठीक है, मतलब 60 into 7
मतलब 528, 8 से करोगे 48, लगभग पास में पहुंचा। तो अब आपको चेक कराना पड़ेगा कि ये 7 से गुणा कराने पे क्या इससे ज्यादा तो नहीं निकल रहा है, 8 से गुणा कराने पे क्या इसके आगे तो नहीं निकल जाएगा। जैसे 68 इंटू 8 कितना होगा, 480 प्लस का 64, यानी कि 544 हो जाएगा। तो वो इससे बड़ी संख्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जाएगा 7 बार। अब देखो ये 7 बार गया और आपको दिख रहा है इकाई अंक तो सबका सेम है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो पूरा आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा, ठीक है, पूरी कैलकुलेशन भी आपको नहीं करनी पड़ी। यह है आपका वर्गमूल कैलकुलेट करने का तरीका। दाहिने तरफ से दो दो का जोड़ा बनाओ, ठीक है, और यहां गुणा करा के इधर लिखते हो, यहां पे आपको जोड़ते चलना है। जैसे यहां पे अगर आगे सॉल्व करते तो इसको आप ऐड कराते, ये आपका 74 आता, फिर यहां पे कैलकुलेशन करते, फिर आगे कैलकुलेट होता, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अब ये एग्जाम में कई लोग इस वजह से छोड़ दिए होंगे क्योंकि उन्हें ये लगा होगा कि 47 का वर्ग करना है या फिर 47 का रूट लेना पड़ेगा, वैल्यू दशमलव वगैरह में आएगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपका सवाल घातांक तथा करणी के कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो कैलकुलेट करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और सेशन को लाइक और शेयर आप जरूर कर दिया करो। क्लास का समय है रात के 9 बजे, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मतलब यहां पे इसकी पावर क्या आएगी। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बताइए। चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। 3/2 का मतलब क्या है, 1.5 है ना, ठीक है। और कंसेप्ट भी आपको बता देता हूं। देखो जब आधार समान हो, आप अगर गुणा करा रहे हो, ठीक है, आधार बराबर है, आप गुणा कराओगे घातें जुड़ेंगी और भाग लगाओगे घातें घटेंगी। यहां पे भाग का चिन्ह है तो घात घट जाएगी, यानी कि ये आपका हो जाएगा यहां पे 47 की पावर 7.5 में से 1.5 माइनस होगा, ये घटेगा, ठीक। और फिर उसके बाद दिया गया है 47 की पावर माइनस का 3, तो ये जुड़ेगा। इसका मतलब मैं यहां पे ऐसे ही लिख देता हूं कि ये आएगा माइनस का 3, ये घटा नहीं। देखो जैसे 5 में माइनस का 3 जोड़ना है तो 5 माइनस 3 होगा ना, तो ये जुड़ा है, ठीक। आपने ये लिख दिया और यहां पे क्या है 47 की पावर हमने मान लिया क्वेश्चन मार्क की जगह x, तो ये आपका आ जाएगा x/2। 2 कहां से आया, रूट का मतलब हो गया पावर में 1/2, तो यहां पे आपका आ जाएगा 47 की पावर, ये 6 आएगा, 6 में से ये घटाओगे 3 हो जाएगा, इक्वल टू 47 की पावर x/2। आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह, घात भी बराबर होगा, तो 3 बराबर हो गया x/2 के, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो इसका मतलब यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, पावर में 6 आएगा। अगर ये किसी को ना पता हो लिख लो भाई, किसी संख्या का अगर रूट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है n की पावर 1/2। बाकी ये सारे कंसेप्ट आपको घातांक तथा करणी में पढ़ाए जाते हैं। कहां पे पढ़ते हो आप, घातांक तथा करणी में आप पढ़ते हो, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका आयतन मूल आयतन से कितने गुना हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला, एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, ठीक है। लंबाई दोगुनी करने का मतलब क्या है भाई, जो साइड है उसको आपने 1 से कर दिया 2, 1 से 2 कर दिया, तो आयतन किस पे डिपेंड करता है, भुजा के क्यूब पर, ठीक है। यानी कि 1 क्यूब से हो जाएगा ये आपका 2 का क्यूब। अब बताओ ये कितना हो गया भाई, 1 से 8 हो गया, यानी कि 8 गुना हो गया ना, कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बहुत ही मतलब बेकार बेकार दिए गए हैं, और ये सेट मतलब बाकी जो आपने सेट करे हैं या फिर जो अभी तक देखा गया है उससे आसान है, ठीक है। और
आप कभी भी इसलिए खुश मत होना कि आपका सेट आसान आ जाए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जो पेपर अच्छे होते हैं उनके नंबर 5-5, 10-10 बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए भैया पेपर आपका बैलेंस रहे तभी सही है, ठीक है। अगर जो है कई सारे सेट में, मतलब कई सारे शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो 45, 76, 32, 58, 16, 27, 64 और 35 की माध्यिका ज्ञात करें। बताइए, 45, 76, 32, 58, 16, 27, 64 और 35 की माध्यिका ज्ञात करें। तो मीडियन आप कैसे कैलकुलेट करते हो भाई? संख्याओं को घटते या फिर बढ़ते यानी कि आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, ठीक है। और देख लो टोटल संख्याएं कितनी, 8 संख्या है, मतलब नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या सम है, तो बीच की दो संख्याओं का औसत क्या होगा, उसका माध्यिका होगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं भाई, यहां पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 16, ये आपका हो गया 27 और इसके बाद आपका क्या होगा, फिर आ जाएगा 32, फिर 35 और इसके बाद आपका डाटा यहाँ पे क्या होगा। ये चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, वरना अगर आप मतलब जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ किए तो फिर सवाल आपका गलत हो जाएगा। 45 और इसके बाद है आपका 58 और फिर 64, फिर 76। अच्छा, ध्यान भी आपको कहां देना है, देखो ये भी बात आप समझना, जैसे हमें पता है बीच की दो संख्याओं का एवरेज तो यहां तक, इसके बाद के नंबर नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से लिख रहे हो तो हमने यहां तक लिख दिया, हमें पता यही है कि बीच की दो संख्याओं का औसत ही क्या होगा, यहां पे माध्यिका होगा। तो बाद में क्रम क्या है या फिर नहीं भी लिख रहे हो तब भी चलेगा, ठीक है। तो इनका आप एवरेज कैलकुलेट कर लो भाई। माध्यिका यहां पे कितनी हो जाएगी, दोनों संख्याओं का औसत यानी कि 35 प्लस का 45 और बटे में आपका ये 2 आ गया, तो 80/2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 40 क्या होगा, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। कैलकुलेट करके बताएं। माही, रवि, अशोक, अभिषेक, शिव, वेद, चांदनी, बहुत बढ़िया। और देखो जो भी आपका आंसर है, मतलब लाइव क्लास अटेंड करने वाले, कोई भी क्लास आप अटेंड करो, आप पार्टिसिपेट करो, मतलब आप ये समझो क्लास में बैठो, आपसे पूछा गया आंसर बताओ। ये नहीं कि सर मैं तो छुपा हूं बेड के नीचे, मैं तो चुपके से छुप के क्लास ले रहा हूं, पेड़ पे चढ़ के क्लास ले रहा हूं, ये सब काम नहीं भाई, ठीक है। छुप के पढ़ाई लाइव क्लास में मत करो, ठीक है। हाँ, टॉपिक वाइज आप अकेले पढ़ लो, रिवीजन कर लो, वो ठीक है। इससे क्या पता चलता भाई, आप अपने गलतियों को सुधार नहीं पाओगे। कहने का मतलब ये है, दो संख्याओं का HCF 4 है, उनका गुणनफल 48 है। लोग देखो करते क्या है, जहां अकेले पढ़ना चाहिए, मतलब जब आप खुद पढ़ रहे हो तो अकेले पढ़ो, तो महफिल में बैठ के पढ़ेंगे, 4 लोग बात कर रहे हैं उसमें दिखाएंगे सबको मैं पढ़ रहा हूं, मोबाइल ऐसे लगा के, बात ध्यान उधर है। और यहां पे पार्टिसिपेट करना मतलब अपना कमेंट हो गया, तो सर मैं तो कमेंट नहीं करता। भैया क्यों नहीं करते हो? अब रेलवे से जरा मिल लीजिए, इन्होंने सवाल, मतलब ये देखो, मतलब ये सब क्वेश्चन अगर कोई गलत करके आ गया तो मतलब फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। गुणनफल 48 है, देखो गुणा मतलब ये क्या सोच के सवाल बनाया गया था, ऑप्शन क्या सोच के दिया था, एक ही ऑप्शन में गुणा 48 हो रहा है, लेकिन तुक्का लगाने वाले को क्या मतलब है, क्या ऑप्शन है, क्या सवाल है, वो तो वहां पे भी सी लगा के चले आएंगे हैं? बोलेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर सी होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई धनराशि कितनी है, 6000 है, और 3 साल में वो बढ़कर 7986 हो जाती है। आपसे पूछा गया है ब्याज दर कितनी है, बताइए ब्याज दर कितनी है, कैलकुलेट करके बताएं, बताइए जरा। 6000 रुपए बढ़ के कितने हो गए, 7986 हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है ब्याज दर कितना होगा, कैलकुलेट करके बताइए। फटाफट सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न में सही आंसर क्या होगा।
तो देखो 3 साल की बात करी गई है, 6,000 रुपए हमारे बढ़ के 7,986 हो जाते हैं। ठीक है, इनका आप अनुपात कैलकुलेट करोगे, 6 से डिवाइड करेंगे ये आपका 1,000 आ गया, और 6 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका 1331 आ गया। ठीक है, अब ये आपको पता है 10 का क्यूब है और ये आपको पता है 11 का क्यूब है। अच्छा, हमने क्यूब के रूप में क्यों लिखा? क्योंकि समय हमारा 3 साल दिया गया है। इसका मतलब 1 साल में पैसा कितना हो रहा होगा भाई? पैसा 10 से बढ़ के 11 हो रहा होगा, और 10 से बढ़ के अगर पैसा 11 हो रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? ब्याज दर आएगी 10%। कितना होगा? ब्याज दर आएगी 10%। ठीक है, अरे ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ए ने 2 बैंकों में समान धनराशियों का निवेश किया जो क्रमशः 10% की वार्षिक दर और 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करते हैं। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 मिलते हैं। प्रत्येक बैंक में निवेशित धनराशि कितनी है? बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। अच्छा, कोई भी एक प्रैक्टिस सेट देख के कभी पता चला इसी क्लास में आया, इसको देखा और सोच लिया कि एनटीपीसी में तो बड़े आसान सवाल आए थे और जाके सो गए, फिर उठे पेपर से पहले? इसका मतलब क्या? फिर पढ़ना छोड़ दिया, उन्हें तो लगा मुझे तो सब आता है। तो भैया कम से कम जो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, तो ये 14-15 प्रैक्टिस सेट पहले देख लेना, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अभी जैसे कल वाला जो प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा बेहद खतरनाक, इसकी कसर उसमें पूरी हो जाएगी। ठीक है, इतने खतरनाक खतरनाक सवाल ना, आप कहोगे कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भर दिया, उसमें 2-2 3-3 क्वेश्चन दे दिया है, और वो भी ऐसे सवाल कि आपसे बने ही ना। ठीक है, तो ये आपको नहीं पता है कि आपको ये सेट मिलेगा या फिर वो सेट मिलेगा पेपर में। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन भाई, समान पैसा लगाया गया है तो ओवरऑल हमें ब्याज कितना मिलेगा? 10% प्लस 12% डिवाइडेड बाई 2, 22/2, यानी ओवरऑल हमें 11% का ब्याज मिल रहा है। और 11% की वैल्यू जो है आपको 1650 बताई गई है। कितना बताया गया? 1650। 11 से डिवाइड करोगे ये आपका एक बार, 11×5 = 55 हो गया, तो 150 गुना दिया गया। कितना गुना? 150 गुना दिया गया है। तो आपसे पूछा गया प्रत्येक बैंक में निवेश किया गया पैसा कितना है? बताइए जरा भाई, प्रत्येक बैंक में। अब आप 100% की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और 100% आपका यहां से कितना आ जाएगा? 15,000, यानी कि 15,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। और पेपर में आप 15,000 आंसर लगा दोगे। भैया 15,000 रुपया वो है जो पूरा बैंक में लगाया गया, 2 हिस्से में करके लगाया गया था। देखो, ठीक है, समान धनराशि लगाया है। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया है? कुछ पैसा यहां पे मिला है, कुछ पैसा यहां पे मिला है। मतलब हमने ये जो ओवरऑल हमने इंटरेस्ट पता कर लिया है ना, इस बात को समझिए भाई, हमने ये ओवरऑल ब्याज पता किया है पूरे पैसे का। ठीक है, तो क्या होगा? इसका मतलब पहला हिस्सा कितना था? 7500, और दूसरा हिस्सा भी था 7500, तो प्रत्येक हिस्सा कितना हो जाएगा? 7500 हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बताओ सर। तो ईमानदारी के साथ बताएं, 15,000 कितने लोगों ने बताया था? अब देखो, अगर आप ये मान के चलते हो, अब जैसे किसी ने कमेंट किया सर आपने डिवाइडेड बाई 2 से कंफ्यूज कर दिया। भैया अगर आप मानते हो कि समान धनराशि है, यहां पे भी x दिया गया, यहां पे भी x दिया गया, तो इस x पे 10%, इस x पे 12%, यानी कि टोटल x पे फिर 22% मिला है। तो फिर आप ऐसे कैलकुलेट करते, इसकी वैल्यू आती 1650, फिर यहां से आपका x का मान सीधा जो है वो 7,500 आता। समझ में आया? तो आप ऐसे सोच लो या फिर ऐसे सोच लो। हमने टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट पता कर लिया, कुल ब्याज दिया गया था। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे। इसका आंसर बताइए क्या होगा? और सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास तक, मतलब उनके पास तक आप वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है,
यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और एक कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम लेता है, तो रवि को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब यहां पे राजू और रवि की बात करी गई। सवाल बनाइए, ये मिस्टर राजू हो गए और ये मिस्टर रवि हो गए। आंसर बताएं क्या होगा। और देखो, जब दिन कम या ज्यादा बताया जाए ना, इसका मतलब क्या है, आपको दोनों का अलग अलग टाइम पता करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग समय पता करना पड़ेगा। तो राजू जो है वो रवि से 3 गुना तेज काम कर रहा है। ठीक है, यानी इनके द्वारा लिए गए दिन का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, ये इनके इफिशियंसी का, इनके कार्य क्षमता का अनुपात था, ये इनके समय का अनुपात हो गया। ठीक है, 2 यूनिट कम ज्यादा है तो 2 की वैल्यू आपको बताया गया है 20, यानी कि डाटा 10 गुना है। तो एक कर रहा है 10 दिन में काम को समाप्त, दूसरा कर रहा है 30 दिन में काम को समाप्त। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। खैर, दोनों के एलसीएम से हमें मतलब ही नहीं है, हमसे सिर्फ पूछा गया है रवि कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय ले रहा है। तो रवि जो है वो 3 गुणे 10 यानी कि 30 दिन में काम को समाप्त करेगा। कितने दिन में? और ये कौन लोग हैं जो 10 बता दे रहे हैं? भैया देखो, आप मतलब क्या करके मानोगे, आप पता, आप मतलब अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हो। मैं नाम नहीं लूंगा किसने किसने 10 बताया था। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों लोग थे 10 बताने वाले। आपने पता क्या किया, आप इतने चालाक हो ना, आपने ये टाइम का अनुपात लिखा ही नहीं, बोले हटाओ इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसको लिखा इन्होंने, जबकि ये क्षमता का अनुपात है। इन्होंने बोला अच्छा 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10। तो आसान सवाल पेपर में ऐसे ही गलत होते हैं। ठीक है, इससे उबर जाओ, निकल जाओ। 2-4 सेकंड के लिए आप जो है फिर घर पे आओगे और कोने में जाके रोगे, किसी से कुछ बता भी नहीं पाओगे कि कहां पे गड़बड़ी करी थी, बेइज्जती हो जाएगी। है क्या बताओगे उस पे? बाबू ने 3 लाख की एक कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपए में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर, बाइक को 20% के नुकसान पर बेच दिया। तो आपसे पूछा जा रहा निवल। निवल का मतलब क्या है, ओवरऑल आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है। ओवरऑल यानी कि पूरा मिला जुला के आपको लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। क्या होगा बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हाँ, बाबू आ गया तो फिर बाबू का याद भी आ गया होगा। है बाबू, सोना और जादू टोना, इन सब चक्करों में जो है आप अपनी पढ़ाई को फिर साइड लाइन कर दोगे। ये कौन था भैया, मतलब जहां पे ध्यान न जाए वहां पे भी था कौन, डिलीट कर दिया गया। बताइए, कमेंट करके डिलीट भी कर देते। तो यहां पे देखो सिंपल, आप इसका अनुपात पता कर लोगे। भैया कार खरीदा गया अगर 3 में, हम 3 लाख पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अभी देखो कई लोग पता है यहाँ पे 3,50,000 दिया गया होता, यहाँ पे 12%, यहाँ पे 13% होता, फिर आप कंफ्यूज हो जाते। भाई इसका तो 10% आप इजिली कैलकुलेट कर लोगे, बट हमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है उस पर। हमने अनुपात ले लिया, 3:1 आ गया। अब ये कार है, बस ये ध्यान देना, ये कार है और ये बाइक है। ठीक है, कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% के नुकसान पर। टोटल कितना है भाई, 4 यूनिट है। यहां पे आपने मान लिया x, सवाल खत्म। 30 माइनस का 20 बराबर आ गया 4x। देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/4 यानी कि 2.5% आया प्लस में। तो 2.5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 2.5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या हो रहा है, 2.5% का लाभ हो रहा है। क्लियर है? और देखो जो ये क्लास में आते हैं ना सर, ऐसे सवाल आते हैं, यही मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी आप देखो, हंसी मजाक में कई लोगों ने 3-3, 4-4 सवाल इसमें गलत कर दिया, उसको आप बहुत ही लाइटली ले लेते हो। लेकिन पेपर के बाद अगर ऐसी गलती मतलब पेपर में करके चले आओगे ना, कोई नहीं पूछेगा, सब मजाक उड़ाएंगे आपका। इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक कार का प्रारंभिक मूल्य
1,50,000 रुपए है। कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य से 20% की कमी होती है। 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना होगा, बताइए। सक्सेसिव आप लगा सकते थे कि नहीं, आइए देखते हैं भाई। इसमें देखो सक्सेसिव वहां पे कैसे लगता, सक्सेसिव कहां पे लगता ये समझो। देखो मैंने एक कार खरीदी, ठीक, इसको मैंने 10% लाभ पर बेचा, अगले ने 20% हानि पर बेचा, अगले ने फिर बेचा, अगले ने, यहां पे सक्सेसिव लगेगा। भैया हमने एक कार खरीदी और हमने एक घोड़ा खरीदा, ठीक है, इसको बेचा, इसको, यहां पे देखो 2 अलग अलग हो गए, इस पे अब सक्सेसिव नहीं लगेगा, ठीक है। एक ही सामान पे आप परसेंटेज चेंज करो, जैसे ये रहा, यहां पे कार का मूल्य 1,50,000 है, बोला गया हर साल क्या होता है 20% की कमी होती है, तो 2 साल बाद इसका मूल्य कितना होगा, यहां पे आप लगा दो सक्सेसिव। तो 1,50,000 इसकी कीमत है, तो 20% की कमी का मतलब 4/5 गुना, और फिर आगे भी जो है 4/5 गुना हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, 25 से आप डिवाइड करोगे, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 6,000 हो गया, तो 6,000 गुणे 4 गुणे 4 16 हो गया, तो 96,000, यानी कार की कीमत कितनी बची, 96,000 रुपए। कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाएगा कार का मूल्य ही, ठीक है, मतलब बहुत सस्ती हो जाएगी जिस हिसाब से इसका रेट गिर रहा है। चलिए इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। 0.008 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 0.01 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, x का मान ज्ञात कीजिए। भाई कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। कितना दिया गया है, अच्छा पहले आप लोगों के आंसर देखता हूं इसका क्या आ रहा है। भाई देखो जब ऐसे ऑप्शन लिखे गए हो ना 8.8.08, तो बेटर ये है आप ABCD में से कुछ बता दो है। अब दूर से वो पता ही नहीं चलता है कि आपने 8 लिखा, चलो 0.8 लिखा तो समझ, अब यहाँ पे दशमलव लगा के 8 लिख दिया, पता ही नहीं चल रहा क्या लिखा है, तो आप ऑप्शन बता दिया करो। तो यहाँ पे क्या सिंपल आपको दशमलव की शिफ्टिंग करनी है, ठीक है। दशमलव की शिफ्टिंग कैसे करते हैं ये समझ लो, अगर किसी को दिक्कत होती है तो। देखो यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव, यहाँ पे 3 स्थान पे दशमलव है, इसका मतलब जो x होगा ना, जो x आपका यहाँ पे आएगा उसमें एक स्थान पे दशमलव लगेगा, सिंपल सवाल खत्म, ये आपका आंसर। कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, फिर से समझा रहा हूं मैंने क्या बताया। देखो बीच में बराबर का चिन्ह है, यहाँ पे 3 स्थान पे दशमलव लगा है, मतलब इधर भी 3 स्थान पे दशमलव लगेगा, 2 स्थान पे लगा हुआ है, एक स्थान पे चाहिए, ये रहा। बाकी रही बात सॉल्व करने की, तो ये 2 स्थान से दशमलव हटाया, यहाँ पे भी 2 स्थान शिफ्ट हो जाएगा ये, तो ये x का मान आ गया। आप सॉल्व कर लो, डायरेक्ट बना दो, जैसा आपको समझ में है वैसा बना दो। इसका आंसर बताइए क्या होगा। और सभी लोग क्लास में आने के साथ सेशन को लाइक कर दिया करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रैक्टिस वाली क्लास, प्रैक्टिस सेट वाली क्लास जो है आपको लगातार अटेंड करते रहना है, ठीक है, दिन हो या रात, मतलब दिन भर चाहे जहां रहो, रात के 9 बजे इस क्लास में आप जरूर आ जाएं, ठीक है। निम्नलिखित समीकरण को हल करें, और समीकरण कौन सा दिया गया है, 544 का स्क्वायर माइनस का 256 का स्क्वायर। तो यहां पे आपका क्या है, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर का कंसेप्ट लगेगा, जो कि आपका किसके बराबर होता है भाई, एक ब्रैकेट में आपका a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में आपका a माइनस बी हो जाता है, ठीक है। तो दोनों को आप जोड़ लो भैया, इनको जोड़ोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा बताइए, दोनों को ऐड कराओगे, 5 2 7 1 8, यानी कि आपका आ गया 800। जरा घटाइए और बताइए कितना आ रहा है, यहाँ पे 8 आ जाएगा,
13 में से 5 घटाओगे 8 आ जाएगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है दोनों जो है मतलब कोई भी डाटा ऐसा नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ये 144 का 2 गुना है। देखो आप डायरेक्ट मतलब देख भी सकते हो या फिर मैं लिख दे रहा हूं, तो इसका 2 मैं इसके पास लेके आ रहा हूं तो ये 1600 हो जाएगा और ये हो जाएगा 144। भाई इसमें 2 का भाग लगाया, इसमें 2 का गुणा कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा। या फिर ऐसे समझो, इससे 2 बाहर निकाला। अब ये मत कहना कि सर 2 बाहर निकाला तो 88 बचेगा, पीटे जाओगे। 2 बाहर निकाला, जो गुणा था इसमें तो 144 बचा, 2 गुणा कराया ये 1600 हो गया। तो इसका रूट लोगे 40 आएगा, इसका रूट लोगे 12 आएगा, तो 12 गुणे 40 कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 गुणे 40 जो है आपका 480 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है यह भी बताओ। एकदम आसान सवाल था है? तो यहां पे सिंपल सी बात है, अगर 90% पास हुए तो 10% फेल होंगे और 10% की वैल्यू 260 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2600 यानी कि 2600 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए। और देखो मैं ये आपको मतलब पहले भी बोला हूं, अभी भी बोल रहा हूं, हमेशा बोलता रहूंगा, एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था ऑप्शन बहुत ही घटिया दिए गए थे। कुछ सवाल जो अच्छे भी बनाए गए उसके भी ऑप्शन बड़े ही बेकार दिए गए। ठीक है, आमतौर पे मतलब ठीक है, कुछ में ठीक है, बट ऑप्शन में इन्होंने क्या किया? आलसीपना दिखा दिया। ठीक है, तो अगर किसी के पास तक बात पहुंच रही भाई, ऑप्शन वगैरह या फिर क्वेश्चन सेट करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप लोग कहोगे सर बता देना हमें, भाई थोड़ा ऑप्शन अच्छे रखो ताकि स्टूडेंट परेशान हो पेपर में है। भाई टेस्टिंग कर रहे हो एक ही में, सीबीटी 1 में ही कर लो, सीबीटी 2 कराने की क्या जरूरत है? कई सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें एक ही में छटनी कर दी जाती है। तो यहां पे क्या दिया गया है? वाह भाई 2-2 बार देखो ये सिस्टम वैसे मतलब आप सेम पैटर्न, ठीक है, मतलब उसमें जो सिलेबस है वही सिलेबस आप फिर से सीबीटी 2 करा रहे हो। भाई कुछ उसमें अलग होता तब भी बात समझ में आती। आइए खैर यहां पे इस सवाल को देखते हैं। डाटा में क्या दिया गया? 2, 3, 5 और 7 से डिवाइड है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? भाई एलसीएम इनका हो जाएगा 210, किसी का भी कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। अब आप देखो 210 का मल्टीपल इसके पास में क्या जाएगा? 7 का गुणा कराओगे 1440, तो इसमें हमने 8 का गुणा करा दिया। भाई 210 गुणे 8 कितना आ गया? 1680 आ गया। तो 1680 में से 1549 घटा दो, मतलब इसको 1680 बनाना है हमें, तो ये कितना आ जाएगा? 131। सवाल खत्म। अब बताओ ऑप्शन दे दिया है कितना बड़ा, ये दे दिया है ऑप्शन 1339 दे रहे हैं भैया, इस पर 1339 घटा दूंगा, ये बचेगा क्या? अच्छा ये दिया होगा जो थोड़ा सा अव्वल दर्जे के लोग हैं जिनका एलसीएम आया 210 और इसमें से यही घटा दिया। ठीक है, यही घटा दिया। भाई जाहिर सी बात है आपसे पूछा जा रहा है छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, तो आप छोटे से चेक कराओगे। 79 जो लोग बता रहे हैं आपका आंसर गलत है। ठीक है, आपसे बोला गया इसमें क्या जोड़ा जाए ताकि इनसे डिवाइड हो जाए, तो 210 से वो डिवाइड होना चाहिए। आप 79, देखो इतना तो सोच लो, 79 ऐड कराओगे इकाई का अंक 8 आएगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा भाई। है क्या करके मानोगे? ऑप्शन से सवाल खत्म था, एलसीएम नहीं भी लेते तब भी आपका सवाल हो जाता। ऐसे ही बता देता हूं, सुनो जरा। देखो ये जोड़ोगे इकाई का अंक 9, ये जोड़ोगे इकाई का अंक 8, ये जोड़ोगे इकाई का अंक 0, ये जोड़ोगे इकाई का अंक 8। 5 से कहां पे डिवाइड हो रहा है? खाली यहां पे। तो यूनिट डिजिट ने आपकी सहायता करी कि नहीं करी? नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, सर्च कर लेना यूनिट डिजिट बाय अमित सर।
आंसर बताइए क्या होगा। 8 कहां से आया, 8 कहां पे लिख दिया हमने, ये 8 कहां से आया, बता रहा हूं कहां से आया। आप नाखून कट कर देते हो नाखून आता है, या फिर बाल कटवाते हो बाल आता है, खैर उससे नहीं समझोगे भैया, जरूरत के हिसाब से आया। ठीक है, जरूरत कैसे हुई ये दिया गया, हमने बोला 7 गुना कराओगे तो 1470 होगा। इससे आगे आपको जाना है, इसलिए आपने सोचा, बोले सर हमने तो नहीं सोचा, बट सोचो। तो x और y का अनुपात आपको बताया गया है 2:3 है, 2:3 है। ठीक है, और अगला आपका यहां पे दिया गया है 4x + 3y रेशियो 2x + 5y का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए कैलकुलेट, सिंपल वैल्यू ही आपको पुट करानी है। तो 4x कितना हो जाएगा, 4 × 2 प्लस का 3 × 3। पेपर में आप डायरेक्ट गुणा कराओगे, इस तरह से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2x यानी कि 2 × 2, मैं तो लिख दे रहा हूं क्योंकि मैंने डाटा नहीं लिखा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 और 8 यानी कि आ गया 17। अब जैसे ये 17 आया, मैं ऑप्शन नंबर बी पेपर में बताऊंगा, जोड़ूंगा नहीं वहां पे। ठीक है, इसका आंसर बताइए। CBT 2 का सवाल है भाई, CBT 2 का ही सवाल लाऊंगा। देखो आपका प्रोसेस पता है, आप सोच रहे हो ऐसा प्रोसेस है कि पहले आपको स्टेशन मास्टर बना दिया गया, नहीं, पहले आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए दे दिए गए, फिर ये पैसा आपसे ले लिया गया, फिर आपको बोला गया चलो भैया हम आपको स्टेशन मास्टर बना देते हैं, फिर इससे आपको हटा दिया गया, फिर आपका आपका डॉक्यूमेंट मतलब डीवी कराया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, फिर आपका CBT 2 होगा। ठीक, फिर आप CBT 1 आपसे मतलब पेपर लिया जाएगा, फिर आपसे बोला जाएगा फॉर्म भर दो। ठीक, तो क्रम ये है या फिर ये क्रम है ना। अब कुछ लोगों का ध्यान इसी पे आकर्षित हो गया होगा। मैंने ये जो 1 CR 1 करोड़ की बात करी है, अगर आप अभी नौकरी ले लेते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, तो आप तकरीबन इतनी सैलरी उठा लोगे। ठीक है, इससे ज्यादा ही आप सैलरी उठाओगे। ठीक है, सुनने में देखने में अच्छा लग रहा ना, तो पढ़ाई किया करो। इसीलिए गोलार्ध का आयतन कितना है, 2/3 पाई r का क्यूब, पाई की वैल्यू है 22/7, और उसके बाद आपका क्या है, रेडियस यानी कि रेडियस का क्यूब हो जाएगा, और ये वैल्यू 1000 मतलब 19,404 दिया गया। डिवाइड करना शुरू कर दीजिए भाई, 2 से डिवाइड करोगे ये आपका मतलब 11 से डिवाइड करेंगे 2 हो गया, 11 से ये गया 1 बार, 84 यानी कि 7 बार, तो 77 यानी कि 7, फिर चला गया ये आपका 6 बार, फिर ये 4 बार। ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 441 आ गया, यानी कि r³ की वैल्यू यहां से 21 का क्यूब आ गया। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 21। ऑप्शन भाई साहब देखो कितने बेकार इन्होंने दे रखे हैं, मैंने तो सॉल्व करा दिया। आपको पता है अगर आयतन पूर्णांक आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है त्रिज्या 7 का मल्टीपल है। तो पेपर में आप पढ़े, ऑप्शन देखे, टिक, ये ऐसे सवाल थे, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बट वह ठीक है, फॉर्मूला आपको मैंने बताया कैसे सॉल्व करना है। चलिए इसका आंसर बताइए। अब इन्होंने बोला सर आप बात का गलत मतलब, देखो बात का मैं आपके सही मतलब ही निकाल रहा था। आपने बोला CBT 2 का क्वेश्चन करा दीजिए, तो भैया मैंने ये बोला है, आप सिर्फ आपके हिसाब से तैयारी हो पाएगी बताओ। तो CBT मैंने बोला ना CBT 2 का कराऊंगा, बट अब ऐसे है, अब कोई ऐसे बोलेगा सर अब मत पढ़ाओ, उसको सोने जाना हो, तो मैं फिर क्लास बीच में बंद कर दूं। अब बताओ, अब ये गलत मतलब सही मतलब इसमें कहां से आ गया। तो भाई मैंने बोला CBT 2 के पेपर आपको दिखाऊंगा, कराऊंगा, वो सब कराया जाएगा, बट ऐसा मतलब क्या है भाई, कई लोग अभी शुरुआत किए हैं, पढ़ रहे हैं,
अभी तुम CBT 1 के मेरे भाई सवाल नहीं बना पाओगे, कल वाला आप सेट अटेंड करना एक बार, जो कल वाली क्लास होगी। आज के क्वेश्चन जो पेपर हुआ था, और ऐसा भी मैं अपने घर से सवाल नहीं लाया हूं, ये पेपर में ही पूछे गए प्रश्न है। अब ये सेट ही आसान था। देखो ऑप्शन कितने बकवास दे रखे हैं। आंतरिक कोण अगर 108 है तो एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण कितना हो जाएगा, आप 180 में से 108 घटा दोगे तो ये आपका आ जाएगा 72 डिग्री। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने आपको बता रखा 360 में आप बाह्य कोण का भाग लगाते हो, भुजा की संख्या आ जाएगी 5। ऑप्शन देखो कितने दे रखे हैं, 108, भाई भुजाओं की संख्या 108, 360 दे दिया। चलो 5-15 फिर भी समझ में आता है, ठीक है, 5-15 फिर भी समझ में आता है, बट ये देखो आंसर बताइए क्या होगा इसका, फटाफट सॉल्व करके बताएं। और सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत देर से रिपीट हो रहा है, मतलब नंबरिंग, ये 20 था, ये 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, इसके बाद 25 होगा, ठीक है, 25 सवाल है। क्या बोला गया है, दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। भैया सिंपल सी बात है, एक दूसरे की ओर का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत नहीं बोला गया, इसको समान दिशा मत मान लेना भाई, एक दूसरे का मतलब है विपरीत दिशा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड सिंपल 24 हो जाएगा, और दूरी भी जो है वो 24 है, तो समय कितना लगेगा, 24/24 यानी कि 1 आ जाएगा। अच्छा, इस सेट में जो है त्रिकोणमिति के 1-2 सवाल थे, बट वो मैं आपको जो है पहले करा दिया था। इसका आंसर बताइए क्या होगा। वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 तथा 8 से पूर्णतया विभाजित है। बताइए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 तथा 8 से पूर्णतया विभाजित है। देखो आप लोगों को 2 पॉइंट पे कमेंट करके बताना भाई। पहला कमेंट आप ये बता देना, कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करें, नया टॉपिक कौन सा हो। ऑप्शन आपको दे देता हूं, परसेंटेज रेशियो एवरेज, ठीक। और दूसरा आप बता देना भाई, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में कुछ प्रीवियस ईयर पेपर कराए थे जिसमें पूरे जो मतलब 33 क्वेश्चन आते थे वो हम लोग कर रहे थे, ठीक है। फिर आप लोग जो है निष्क्रिय हो जाते हो, ठीक है, उदासीन हो जाते हो, इस वजह से फिर मैंने 20-25 सवाल कराना शुरू कर दिया। बट मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर था भाई, कम से कम जो सेट उठाया उस सेट को समाप्त करते थे। तो आपको अभी कमेंट मत करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कम से कम 50 से 60 कमेंट होने चाहिए। एक तो बता देना नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए परसेंटेज एवरेज रेशियो में से, क्योंकि जिस हिसाब से फाउंडेशन बना रहा हूं, नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, उसके बाद इन्हीं में से कोई टॉपिक, ऐसा नहीं कि सर एडवांस मैथ मैंने बोल रखा है आपको दीपावली के बाद कराऊंगा, ठीक है। और बता देना कि हाँ पूरे सेट मतलब पूरा सेट एक क्लास में कराऊं या फिर ऐसे ही 20-25 सवाल, ठीक है। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3, 4, 5, 8 से डिवाइड हो, तो 3, 4, 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए भाई। 4 से 8 डिवाइड है, 15 गुणे 8 120, यानी 120 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन देख लो कितने बकवास दे रखे हैं भाई साहब ने। तो 960 आपके प्रश्न का सही जवाब है। मुझे ये लग रहा है कि मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से जब से ये क्लास स्टार्ट करी है, आज का सेट ये सबसे आसान मिला है अभी तक का, ठीक है। ये अब तक का सबसे आसान सेट मिला है। हमने जो इसके अलावा सेट किए हैं वो मतलब काफी अच्छे आपने जो है सेट लगाए हैं, प्रैक्टिस सेट किए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर किए हैं। उसका एक नमूना आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन टाइप होने के लिए दिया है उसमें मैंने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सर्किल से रिलेटेड कई सारे जो आपने पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि आपको भी पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। बाकी CBT 2 का भी पेपर मैं आपको कराऊंगा बकायदा, लेकिन वो भी मैं क्लियर कर देता हूं, दीपावली के बाद ही कराऊंगा CBT 2 का पेपर। उसके पहले CBT 1 अभी मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, ताकि अगर कोई तैयारी करने आ रहा भाई, कल को आप 2 महीने बाद फिर से कोई ना बोले क्या ऐसा सवाल आता है या फिर सर पेपर करा दो, तो मैं कहूंगा प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके वहां पे देख लो, ठीक है। बाकी हाल चाल बढ़िया है, खाना पीना वो खा लेना। एक बार देख लेता हूं आप लोगों के कमेंट।
टॉपिक वाइज क्लास जो है वो शाम के 6 बजे होती है। नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट चैनल पे बना हुआ है, 8 पार्ट में नंबर सिस्टम कराया हूं, ठीक है। कहीं पे पेड कोर्स भी लिया होगा, एक बार जाके क्लास देख लेना, ठीक है। तो बातें आपको समझ में आ जाएंगी। बाकी फिर क्या कहना, आप एक टॉपिक पढ़कर देखो उसका, इसीलिए मैं उसको जो है सेट करवाऊंगा, मतलब एक 7-8 घंटे की वीडियो बन जाएगी नंबर सिस्टम की, उसको फिर अपलोड करवा देंगे, ठीक है। कहां से लाइव हो सर? स्टूडियो से, मजाक कर रहा हूं, अकबरपुर, अंबेडकर नगर।